जी, सभी को जय भीम, जय मूलनिवासी, जय भारत, जय संविधान। जय ये जो संविधान अभी साहब। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सरकारी और एक निजी। इसके बीच में एक और कंपनी आता है जिसको बोलते हैं सेमी सरकारी कहिए, सेमी प्राइवेट, जिसमें कि दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों का वेंचर होता है, दोनों के शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, या वो सरकारी हो या वो निजी हो या सेमी सरकारी हो, तो उनके जो है सो अपने कार्यशैली होती है, उनके अपने मेंबर्स होते हैं, उनके काम करने के लिए जो है सो उनकी अपनी योजना होती है और उनके जो है सो अपने सदस्य होते हैं। लेकिन कार्य को अगर कराने के लिए हम उनके अपने सदस्यों से ना करा करके उसको थर्ड पार्टी से कराया जाए, वो थर्ड पार्टी जो होती है उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। मतलब ये जो वर्क है जिस कंपनी के लोगों को करना चाहिए था, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए रेलवे है, स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए कि टीचर होने चाहिए थे, वो सरकारी है या प्राइवेट है, लेकिन आपने जो टीचर रखे हैं वो ऐसा रखे हैं जो कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, टर्म पे है, जिनका कि कोई उस स्कूल से जो है सो ये नहीं है, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसके कर्मचारी नहीं है, बल्कि वो थर्ड इसमें देखे जाते हैं। तो इनको कहते हैं आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग जो है हम किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किसी कंपनी के जो कि दूसरे कंपनी के लिए वो काम करती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये काम जो है हम खुद से ना करके बल्कि किसी और के द्वारा करा रहे हैं। अगर आप खुद के द्वारा करते थे तो खुद के लिए आपको अपने मेंबर्स होते, एम्प्लॉय होने चाहिए थे, अपने स्टाफ होने चाहिए थे, और वो जो है सो आपके लिए, कंपनी के लिए काम करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है सो हम थर्ड पार्टी को काम दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी जो है उसमें उसका अपना स्किल तो होता है, लेकिन सिर्फ जितना समय के लिए काम करेगा, जिस समय के लिए उसको लिया जा रहा है उतने ही समय के लिए उसकी एम्प्लॉयमेंट है, और अगर उसके बाद जो है सो उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसके जो फायदे नुकसान है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जिसको कि एक डेफिनिट समय के लिए थर्ड पार्टी को हम जॉब दे रहे हैं उस काम को करने के लिए। जी, अगर हम आउटसोर्सिंग को देखते हैं तो ये जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है सो डेफिनिट टाइम के लिए है, बहुत छोटे से समय के लिए होता है। वो छोटे समय में हम थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, तो जहाँ पे प्राइमरी, जहाँ से हमें काम कराना था और उसके बीच में एक इंटरमीडिएटर हो गया कि हमें जो है सो जिससे कराना था वो थर्ड पार्टी से। तो जो मजदूर है, जो कार्य करता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसको जो है सो डायरेक्ट कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वहां से क्या फिक्स हो रहे थे, उसके बीच में जब इंटरमीडिएटर आ जाता है तो फिर जो है सो वहां से सभी चीजें रिड्यूस हो जाती है, और संविधान के अनुसार उसके जो हक हैं, उसके जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो भावना होनी चाहिए, जो न्याय है उसके साथ में, ये सही से डिसाइड नहीं हो पाता है, उसको मिलता नहीं है। ये कैसे नहीं मिलता है? अगर आप सैलरी की बात देखेंगे तो उसे जो सैलरी दी जाती है, वो सैलरी जो है सो वहां से मिला, उसके बाद उसको थर्ड पार्टी से उसको रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस होने के बाद जो है सो उसकी जो सैलरी कम हो गई। अब वो सैलरी देखना पड़ेगा कि वो सैलरी जो उसे मिल रहा है, क्या उसके दो जून की रोटी के लिए, दो समय के, 3 समय के लिए रोटी के लिए उसके सफिशियंट है क्या? अगर वो खाने पीने के लिए सफिशियंट है तो क्या उनके बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो मामला है ये कहीं भी जो है सो ध्यान देने योग्य है कि आखिर जो है सो उसको दी जाती है तो क्या ये डिसाइड होता है, क्या ये जो है सो कंपनियां डिसाइड करती है जो थर्ड पार्टी है कि इनको जो सैलरी दी जा रहा है, इसमें जो है सो उनके परिवार का भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती है या नहीं? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो सकती तो फिर हम उनका जो है सो पूरी तरीके से मानसिक रूप से और उनको फिजिकल रूप से, दोनों तरीके से हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। अगर हम इसको देखें कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनियां तो जो है सो इंटरमीडिएट रूप से जो है सो उसका फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो जो है सो कमीशन के रूप में या उसको रिड्यूस सैलरी के रूप में उनको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कहाँ पे जा रही है? व्यक्ति काम किया शॉर्ट टर्म के लिए, कंपनी उसके पास था छोटे समय के लिए, उसके बाद वो वहां से निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि उसका भरण पोषण वहां पे नहीं हो रहा है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, तो और भी वो जो है सो मार्केट में कहीं देखता रहेगा, तो वो जो है सो मानसिक रूप से जो है सो संतुलित नहीं है, वो असंतुलित है। तो अपने असंतुलित होने की वजह से वो कई तरह के जो है सो अपने परिवार में, अपने समाज जीवन में, अपने कार्य के क्षेत्र में जहां भी जाएगा तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो टेंस रहेगा, उसकी जो है सो
मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, क्योंकि उसे जो ये काम मिला है उसको पता है कि हम जो है सो आउटसोर्सिंग के द्वारा काम कर रहे हैं, इसकी कोई जो है सो डेफिनेट नहीं है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मजदूर के रूप में देखें तो उसका तो जो है सो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है। लेकिन कंपनियों के तरफ से देखेंगे तो कंपनियां मोटी रकम इनसे कमा रही हैं, और जो है सो वो सिर्फ अपना ही जो है सो पेट भर रहे हैं या अपना ही जो है सो एक जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि ये आउटसोर्सिंग जो है सो मजदूरों के शोषण के लिए अगर हम अपने संविधान को देखते हैं, प्रियम्बल को देखते हैं, तो उसके अनुसार से कहीं भी जो है सो न्याय संगत नहीं है। इसको न्याय संगत बनाने के लिए क्या करना चाहिए था कि अगर हम उनको जो सैलरी दिए हैं, उनकी जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी कैसे बनेगी? आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको किसी कुछ समय के लिए रख रहे हैं, उसका जो लीव है, उसका छुट्टियां जो होती है वो आप समय से दे रहे हैं कि नहीं? उसकी जो समय कार्य करने का जो समय है, अगर 8 घंटे का है तो आप उससे काम कितना ले रहे हैं? उसके जगह पे 10-12 घंटे ले रहे हैं, उसको कुछ दे भी रहे हैं कि ना? तो इसलिए इस तरह के हर क्षेत्रों में देखा जाता है, आप चाहे सरकारी में देखें या प्राइवेट में देखें, पर ये वहीं पे देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग दूसरे देशों में नहीं है, ये सब जगह पे है। लेकिन जहाँ पे लोग, जहाँ के सिस्टम न्याय संगत है, संवैधानिक है, जो संविधान का पालन करते हैं, वहां पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोगों को अगर नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी के बदले जो है सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, उनके जीवन के लिए जो है सो व्यवस्था करेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जहाँ पे लोग इसको संविधान संगत नहीं मानते या संविधान को मानते नहीं, संविधान को पालन नहीं करना चाहते, उनकी अपनी सोच है, वो मनुस्मृति के हिसाब से जो है से चीज़ों को ये डिसाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है सो ये बहुत ही बड़ा ये हो जाता है कि आप पेपर में कुछ भी लिखें, क्योंकि कई बार देखेंगे और दिखाया भी जाता है कि जिस तरह से संविधान में हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। इस तरह से जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में सभी कुछ होती है, लेकिन उसके होते हुए भी जो है वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि जो है सो एक इमीडिएटर होने के लिए उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनका जो है सो कोई ऐसा अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। वो अगर अपना यूज भी करना चाहे तो पता चलता है कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कल से नौकरी नहीं रहेगी। तो इसलिए जितना भी समय के लिए मिला है उतने समय के लिए कम से कम सह में दबे कुचले हुए रह करके और लोग जो है सो काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर ये आउटसोर्सिंग जो है सो किस तरह से शोषण का कारण है। अगर हम लोग देखें तो 70 सालों के इतिहास से हमें समझ जाना ही, तो अब तक सबक सीख लेनी चाहिए कि जिन्होंने अभी तक सत्ता में आए हैं, जो भी सत्ता में आकर के और संविधान को लागू करने के लिए जिनके ऊपर जिम्मा था, उन्होंने आज तक क्या किया है। और अगर इससे भी हम लोग नहीं सीख लेते हैं तो फिर आगे क्या कहा जा सकता है? तो मतलब ये टेस्ट आप 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं। आपने टेस्ट जो है 70 सालों से देख रहे हैं। तो 70 सालों से संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है, कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता हमारे समाज जीवन में। मतलब इसी से पता चलता है कि हमारे आज जनसंख्या के 60% मतलब 80 करोड़ लोगों को जो है सो अनाज की जरूरत पड़ रही है। उनके शिक्षा का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, उसका तो पता नहीं है। आपके या हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा है अभी के तुरंत जो है से कोरोना काल के। तो ये 70 सालों की आज़ादी के बाद जो है ये स्थिति है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग जो जो मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने जो है सो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और लोगों ने जिसको चुन करके भेजा था, उन्होंने आज तक उनको नहीं कुछ ऐसा दिया। तो हमें सबक सीख लेनी चाहिए थे कि ये मनुवादी ब्राह्मणवादी जो सरकार है, ये जो है इनका इंटेंशन खराब है। जब अगर आप लॉ में क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी में कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति का इंटेंशन सही नहीं हो, तो जब तक व्यक्ति का इंटेंशन सही नहीं रहेगा, जब का इसका इंटेंशन ही गलत है, तो संविधान में या पेपर में कितने भी अच्छे चीज बनाए जाएं, लेकिन सुबह से शाम तक जो है हमारा इंटेंशन, क्योंकि उस पोस्ट पे वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं, ये क्या मूल निवासियों का है क्या? वहां पे कोई मूल निवासी लोग बैठे हुए हैं क्या?
अगर कुछ एक बैठे हुए होंगे या कुछ एक लोग होंगे भी, तो वो भी अगर जो है सो उन्हीं मनुवादी लोगों के गिरफ्त में होंगे या उन्हीं के विचारधारा के लोग होंगे, उन्हीं के साथ रहने वाले लोग होंगे, तो मूल निवासी होते हुए भी जो है सो उनकी विचारधारा के लोग हैं, तो उनका भी इंटेंशन जो है सो क्रिमिनोलॉजी इंटेंशन रहेगा। वो कभी भी जो सही कर नहीं सकते, उनकी जानकारी नहीं है, अज्ञानता बस या किसी मजबूरी बस। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, तो वो मजदूरों के लिए क्या कोई भी चीज अच्छा करेगा या क्या अच्छा चीज बनाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को एकदम से ध्यान में गांठ में बांध लेनी चाहिए कि इतने सालों से आपने ट्राई किया, और अभी यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर मूल निवासियों को भी अगर हम उस जगह पे उसे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में लेते हैं, लेकिन वो मूल निवासी जो उनके गिरफ्त में हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनकी विचारधारा पे ही चलते हैं, उनको संविधान के जो पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जो तरीके हैं वो उसमें वो संपन्न नहीं है, या उनके पास पावर नहीं है, उनकी पावर कैप्चर है किसी के द्वारा, तो वो लोग भी आपके आने वाले समय में मूल निवासियों की सरकार बनाएंगे, तो ये जो है सो आपका शोषण होता रहेगा। और ये आउटसोर्सिंग की जो समस्या है ये चलती रहेगी। ये कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाते, वैसी सरकार जो डेमोक्रेटिक पैटर्न का हो, जो संविधान को लागू करने के लिए जो है सो बाध्य हो, जो संविधान को लागू करने के लिए समाज जीवन में लोगों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा कर रहा हो, लोगों को संविधान की डोर टू डोर संविधान बताता हो। क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे नहीं कि तुम्हारे हक और अधिकार क्या है, तो लोग अपने हक अधिकार लेंगे कैसे? जो यहाँ पे मीडिया है, जो मीडिया रात दिन सुबह से शाम तक आपको दिखा रही है, वो कहीं भी आपके हक अधिकार दिखा नहीं रही है। चाहे वो सरकारी चैनल हो, चाहे वो गैर सरकारी चैनल मीडिया हो, सारे के सारे लोग जो है से आपको भ्रमित कर रहे हैं। लोग जो है सो जंत्री मंत्री जादू टोना और मतलब अत्याचार, ये सारी चीजों को लेकर के जो है सुबह से शाम तक लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को मतलब सहमित कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो जब तक हमारे पास कोई मीडिया नहीं होगा, तो हम जो है सो डोर टू डोर लोगों को जाकर के ही सिर्फ जागरूक कर सकते हैं। और आपको क्या है, अगर इतने इतने 70 सालों से आपके पास इतना ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप फिर क्यों नहीं, ये अगले 5 साल में, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो आप इससे सीख ले करके और ऐसा डेमोक्रेटिक पैटर्न का जो कि समाज जीवन में आपके बीच में रात दिन काम कर रहा है, ऐसी लोगों की सरकार क्यों नहीं बनाते हैं जो संविधान को लागू करने के लिए आपको शिक्षा दे रहे हैं, संविधान की बातें बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में कुछ सालों में आपको कैसे तख्ता पलट करनी है, कैसे संविधान को समाज जीवन में लागू करना है, क्योंकि ये शोषण जो है सो बहुत बड़ा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको देना चाहेंगे कि अगर आप नीदरलैंड की देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि नीदरलैंड में जो है जेलों को बंद करना पड़ रहा है। वहाँ पे जेल लोगों को, कैदियों को रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा ज़रूरत है? क्योंकि लोगों को वहाँ पे जो शोषण करने वाले लोग थे, जो जो अत्याचार हो रहा था, वो अत्याचार होने पर वहाँ पे लोगों को जो है से उस रूप में नहीं देखा था, बल्कि ये देखते थे लोग कि आखिर ये अत्याचार करता क्यों, इसके क्या कारण है, ये अज्ञानी है, इसके जो है सो मानसिक परिवर्तन की ज़रूरत है। तो उनको ट्रेन करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उन्होंने जिस कारण से वो ऐसा किया था उसके नुकसान समझा करके, बता करके, और एक मानव के रूप में एक उनको जो है सो जेल से बाहर निकाल करके जब वापस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है सो जेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, मूल निवासी समाज का अगर एक व्यक्ति खीरा चोरी या कोई मकई चोरी या कुछ छोटे मोटे भी ऐसा चोरी किया होगा जिसकी वजह से आज बरसों जेलों में सड़ता है, आप जा करके देख लीजिए भारत के जेलों की क्या हालत है। वहाँ पे जो है सो मूल निवासी के लोग भरे हुए पड़े हैं, मतलब वहाँ पर लोगों को रखने के लिए जगह नहीं है। और ये जो अत्याचार इस कदर है कि वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको किसने अधिकार दिया। संविधान में तो कहीं ऐसा अधिकार नहीं है कि लोगों को मारना पीटना, इस कदर मतलब अत्याचार की जाती है कि कुछ समझ नहीं आता। और ये सारे मजदूर जो है सो जेलों में ठूसे हुए हैं। तो इससे हमें सबक लेनी चाहिए कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार वैसा करना चाहिए, अगर वो अज्ञानी होता, उसे पता नहीं होता था, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो
पूर्ण जानकारी के अनुसार, पूरी जानकार होने के, नॉलेजेबल होने के, संविधान की जो है सो पूर्ण जानकारी रखने के बाद भी अगर ऐसा कर रहा है, उसकी इंटेंशन ऐसी है, तो उसकी इंटेंशन को आप कैसे चेंज करेंगे? उसके इंटेंशन को चेंज करना तो संभव नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं कि जो सही लोग हैं, जो मूल्यवासी लोग हैं, जो संविधान को और भारत को एक जो है सो प्रबुद्ध भारत, एक जो है सो साइंटिफिक भारत बनाने की क्षमता रखते हैं, और जो उसकी पाठ समाज जीवन में लोगों के बीच में बताते हैं, जाते हैं, शेयर करते हैं, तो वैसी सरकार नहीं बनेगी। तब तक आपकी मूल निवासियों की सरकार बने या फिर आपको ब्राह्मणवादियों की सरकार बने, हम ये जो है सो ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये जो है सो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा अगर हम लोग इसको जल्दी से जो है सो हासिल नहीं करते हैं। हम इस विषय का कंक्लूजन ऐसे देंगे कि जो बाबा साहब का स्टेटमेंट है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो इसके बिना जो जो लोग जिनको मालूम ही नहीं है कि शिक्षित होने का मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, जो इनके अपने हक और अधिकार है, जो अवेयर नहीं है, वो जब उससे जब अवेयर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उन्हें भी इससे शिक्षित होने के लिए उपाय करने चाहिए कि हम कहाँ से शिक्षा हासिल कर सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन शिक्षा को जो है ये इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने चाहिए। वो डोर टू डोर BS4 की तरह पहुंचाए, या बामसेप के ऑर्गेनाइजेशन की तरह, या PPID के ऑर्गेनाइजेशन की तरह, या विद्यार्थी संघ के या कर्मचारी संघ की तरह, जैसे भी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमें पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। बिना शिक्षित किए हुए कोई उपाय नहीं है। और अगर हम शिक्षित करते हैं तो फिर जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं है, वो उसका तब तक फायदा और लाभ उठा नहीं सकते जब तक वो संगठित नहीं होते हैं। तो इसलिए जो मजदूर, जो किसान जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, 80 करोड़ तो लोग आपके शोषण क्या डायरेक्ट उनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब उनको शोषण क्या, उनके पास तो खाने के लिए नहीं, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो ये उनको जो है सो ऑर्गेनाइज होना ही पड़ेगा। मतलब जब आपकी शक्ति कुछ भी नहीं होती है तो हमें संगठन में ही जो है सो ताकत दिखाई पड़ती है। तो लोगों को जो है सो खुद अपने तरफ से जो है संगठन ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे देश में फैला हुआ है, व्यापक रूप से रात दिन काम कर रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी जो है सो लोगों के बीच में जा कर के और समन्वय संगठन करने पड़ेगी, लोगों को जो है सो अपने में समाहित करके जो है सो एकजुट करना पड़ेगा। तो ये दोनों लेवल से काम करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आने पड़ेंगे, और जो लोग हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ करके जो है सो उसमें समाहित होने की, एकजुट होने की जरूरत होगी। और इसके साथ अगर हम ये दोनों कर पाते हैं तो इसके बाद संघर्ष जो है सो आगे यही है कि इतना करने के बाद अपनी सरकार बना लीजिए, फिर आपके बाद जो है सो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं बनेगी। आपको वोट देने का सबको अधिकार है। आने वाले फिर 5 साल में या 3 साल में चुनाव होने वाले हैं, होंगे, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आपने इतना साल अत्याचार सहा है तो अगले आने वाली समय में जो है सो अपनी सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं। तो ये शिक्षा जो है सो लोगों में जानी भी चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी व्यक्तिवादी है, कौन वंशवादी है, कौन परिवारवादी है, कौन मनुवादी है, कौन ब्राह्मणवादी है, जो ब्राह्मणों के गिरफ्त में है, ब्राह्मणों के अनुसार चल रहा है, सत्ता में होने के बाद भी संविधान को लागू नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे संगठन को लोगों की पहचान करनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो समझदार हैं, जो संविधान को लागू करने के लिए तत्पर हैं, उन्हें समाज जीवन में जा करके और जो है सो लोगों को ये शिक्षित करना चाहिए कि ऐसे ऐसे करेंगे तभी हमारा रास्ता दिखाई पड़ता है। जब तक हम ऐसे लोगों की सरकार बनाते रहेंगे तब तक हम शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। तो इसलिए लोगों को शिक्षित होना, ऑर्गेनाइजेशन का काम है शिक्षित करना, लोगों को संगठित होना, ऑर्गेनाइजेशन का काम है संगठित करना, और संघर्ष करना ऑर्गेनाइजेशन का और लोगों की तरफ से। ये तीनों जो है सो बाबा साहब के स्टेटमेंट के ऊपर जो है सो हम कंक्लूजन में समाप्त करना चाहते हैं। और इसी के साथ में आप सबको जय भीम, जय मुलासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।